Good morning to all of you. Today we are going to study about atomic mass of an element. In the previous section we had read about representation of atom and definition of atom. Can we see atom? And now we will going to study about atomic mass. Atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom C12 isotope taken as 12 AMU. सो लेट अस अंडरस्टैंड विद डिटेल्स. चलिए आज हम जानते हैं एटॉमिक मास के बारे में. तो सबसे पहले हम इसे डिटेल से जानेंगे कि एटॉमिक मास होता क्या है. जैसे कि एग्जांपल हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदने मार्केट जाते हैं और लेटेस्ट में क्या आ गई है डिजिटल वेंडिंग मशीन. डिजिटल वेंडिंग मशीन पे एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कुछ भी खरीद सकता है. वो क्या करेगा, जो कुछ भी खरीदना हो, जैसे कि उसे आलू खरीदना हो तो वो आलू बैग में भरेगा और जाकर डिजिटल वेंडिंग मशीन पे रख देगा और डिजिटल वेंडिंग मशीन क्या बता देगी, डिजिट्स बता देगी. उसके स्केल पे क्या आ जाएगा, डिजिट्स आ जाएगा. देखिए, लेकिन आमतौर पे जो तराजू से होता है, तराजू से भी जो सब्जियां नापी जाती है, तो एक साइड जैसे कि आपको 1 केजी आलू लेना है तो जो बेचने वाला होता है सब्जी वो क्या करेगा, 1 केजी आलू रख देगा और एक साइड क्या रखेगा, एक साइड 1 केजी का बाट रख देगा. और अब वहाँ पे एक जो तराजू होता है उसमें एक निडल होती है. अगर निडल डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, आलू की ओर, यानी कि आपका आलू 1 केजी से ज़्यादा है. लेकिन अगर निडल डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही है, बाट की ओर जा रही है, यानी कि आपके आलू 1 केजी से कम है. अगर निडल डिफ्लेक्ट होकर एकदम बीचों बीच रह रही है तो आपका आलू 1 केजी है. यही एक इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हुआ. अब चलिए हम देखते हैं मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. जैसे कि आज के दिनों में क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल हैं. तो जो एक जैसे कि हम क्या करते हैं, सब्जी को बात के साथ रिलेट करते हैं, बात के मास को सब्जी के मास के साथ रिलेट करते हैं या फ्रूट्स के मास के साथ रिलेट करते हैं. तो अब जैसे कि हमको क्या करना है कि हर एक एलिमेंट को के मास को पता करना है. जैसे कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स. इतना होता है क्या, हाइड्रोजन के एक एटम का मास. अब इतना बड़ा नंबर हम लोगों के याद करने के लिए पॉसिबल नहीं है और मॉडर्न डे में 118 एलिमेंट्स है. तो क्या हम 118 एलिमेंट्स के इतने बड़े नंबर, टोल फ्री नंबर से भी बड़े नंबर याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस काम को ईजी करना पड़ेगा. अब कैसे ईजी किया जाएगा, तो इस पर बहुत रिसर्च किए गए उस टाइम में. तो क्या हुआ, जैसे कि एक सोचा गया कि जॉन डाल्टन है और बोले कि जैसे कि हम क्या करते हैं, बाट के साथ सब्जी या फ्रूट्स के मास को रिलेट करते हैं, वहाँ पे क्या लगता है, रिलेटिव मास हम कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगता है. तो उसी तरह हम एलिमेंट्स के मास में भी करेंगे. हम एक एलिमेंट के एटम के मास को दूसरे एलिमेंट के एटम के मास के साथ रिलेट करेंगे. तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होना चाहिए, एक रेफरेंस एलिमेंट होना चाहिए. तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही क्या लिया गया, रेफरेंस एलिमेंट या स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में लिया गया. लेकिन ऐसे क्या हो जा रहा था, जब हम हाइड्रोजन को एक रेफरेंस एलिमेंट के रूप में ले रहे थे तो जो और सब एलिमेंट के एटम के मास थे वो क्या आ जा रहे थे, फ्रैक्शन में आ जाए. तो फ्रैक्शन में लाना तो अच्छी बात नहीं है. तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन को लिया गया. ऑक्सीजन में भी गड़बड़ी आ रही थी. बहुत डिस्कशन के बाद एक कार्बन को लिया गया, क्योंकि जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14. तो जो कार्बन है इसके कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं, C12, C13 एंड C14. तो जो 98.99%
जो होता है, जो पूरे मतलब कार्बन होते हैं वो कौन बनाता है, C12, एंड रिमेनिंग 1.11% होता है वो कौन बनाते हैं, C13 एंड C14। कौन बनाते हैं, C13 एंड C14। और 98.99% कौन बनाते हैं, C12 आइसोटॉप। ये क्या है, आइसोटॉप है। आइसोटॉप हम किससे कहते हैं, जो मासेस में अलग अलग हो लेकिन क्या हो, उनका एटॉमिक नंबर एक हो, यानी कि मासेस में एक अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। तो देखिए ये 3 आइसोटॉप किसके हैं, कार्बन के है। तो कार्बन को एक रेफरेंस या स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में लिया गया, क्योंकि जो ये कार्बन है, कार्बन C12 आइसोटॉप है, वो क्या करता है, ठीक ठाक हर एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर लेता है। प्लस ये क्या है, न ज़्यादा रिएक्टिव है न ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है, न ज़्यादा रिएक्टिव है न ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव है। तो C12 आइसोटॉप को क्या लिया गया, एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस एलिमेंट के रूप में लिया गया। देखिए अब C12 आइसोटॉप, C12 आइसोटॉप, अब C12 आइसोटॉप को एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस एलिमेंट के रूप में लिया गया है, तो इसके एक एटम का मास कितना होता है, तो इसका होता है 12 AMU, एंड लेटेस्ट में इसे क्या कहा गया है, U। 12 AMU, एंड AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। IUPAC के रिकमेंडेशन के अनुसार AMU को क्या कर दिया गया है, यूनिफाइड मास। ओके, तो देखिए एंड 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ C12 आइसोटॉप atom divided by 12. AM is equal to mass of C12 isotope atom by divided by 12. Okay, then हम समझते हैं, जैसे कि मैंने क्या बताया, जो हाइड्रोजन के एक एटम के मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब 12 जो आइसोटॉप है उसके एक एटम का मास कितना होता है, 12 AMU। 12 AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एंड 1.00 कुछ आता है, इसको हम राउंड अप करके कितना लिखते हैं, 1। आंसर मीन्स कि हाइड्रोजन की एक एटम का मास कितना हो गया, 1। अंडरस्टूड। अब हम समझते हैं मॉडर्न डे में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इस जो हम पढ़ते हैं 118 एलिमेंट्स के जो सिंबल हम याद करते हैं वो किसने दिया, सो डेल्टन वाज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब डेल्टन, जॉन डेल्टन, इसके बारे में हमने प्रीवियस सेक्शन में भी बात किया था। तो ये जो जॉन डेल्टन थे, इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिया, सिंबल्स दिया। तो किसने दिया, डेल्टन मीन्स जॉन डेल्टन। क्या दिया, सिंबल्स, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बार दिया, फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन देखिए अब डेल्टन ने क्या दिए थे, सिंबल दिए थे, तो उनके सिंबल किस टाइप के थे, अलग अलग टाइप के थे। जैसे कि आपको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है डेल्टन के सिंबल के अनुसार, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सर्कल करके ऐसे। आपको जैसे कि आयरन को करना है तो ऐसे, जैसे कि आपको सल्फर को करना है, तो किस टाइप से, ऐसे सर्कल करके और बीच में प्लस जैसा। तो इनके जो सिंबल्स थे इस टाइप के थे।
तो ये बहुत टाइम टेकिंग थे, बहुत एफर्ट करना पड़ता था। तो इस काम को इजी किसने किया? जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस ने क्या किया? इन्होंने बोला कि मैं बहुत सिंपल सिंबल दूंगा जिससे कि आप 118 एलिमेंट्स के सिंबल को याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके जो डेल्टन के सिंबल्स थे क्या थे? बहुत टाइम टेकिंग थे, बहुत एफर्ट करना पड़ता था। तो जे बर्जीलियस ने कैसे दिए देखिए। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल में बी डिफाइन एज द एब्रीविएशन यूज फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के नेम को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट के 20 एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 जो एलिमेंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, याद करना पड़ता है इनको। हम तो सब एलिमेंट्स को याद करते हैं, लेकिन ये 20 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए कैसे हुआ। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है। कार्बन का क्या है? C है। फ्लोरीन का क्या है? F है। ऑक्सीजन का क्या है? O है। So the symbol of the following element are the first letter of the name of the element, are the first letter of the name of the element। ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ये आप सब एलिमेंट्स देख रहे हैं इनके सिंबल क्या है? आप देखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, यही हो गया इसका सिंबल। और कार्बन है तो कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? C, तो इसका भी हो गया C सिंबल। फ्लोरीन हो गया तो फ्लोरीन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया? F, तो इसका भी सिंबल क्या हो गया? F। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के का फर्स्ट लेटर क्या है? O, तो इसका भी हो गया O। मतलब कि इन सब ऐसे जैसे एलिमेंट होते हैं क्या है? फर्स्ट लेटर है इस एलिमेंट के नेम का, फर्स्ट लेटर है। तो और फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? जो जितने भी फर्स्ट लेटर है उनको क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। अगर आप स्मॉल दे देंगे तो ये गलती हो जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर देना है फर्स्ट लेटर। बस ऐसे तो कंफ्यूजन हो जा रहा था, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन का H लेंगे तो हमें हीलियम का भी H लेना होगा। तो सेकेंड स्टेप का लिया गया, सम सिंबल डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। अब ऐसे क्या किया गया कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनके फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर को लेकर एक सिंबल को बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि क्या हो गया? हीलियम हो गया। अब हीलियम का क्या हुआ कि फर्स्ट 2 लेटर यानी H और E, फर्स्ट 2 लेटर को लेकर क्या किया गया? एक सिंबल को बनाया गया HE। फिर लिथियम हो गया, लिथियम को भी क्या किया गया? फर्स्ट 2 लेटर यानी कि Li। एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का क्या हो गया? A और L। तो ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके क्या है? फर्स्ट 2 लेटर से मिलकर उनके क्या बने हुए हैं? सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनके क्या होना चाहिए? फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे H क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। और E क्या लिखा हुआ है? स्मॉल। L क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। और I क्या लिखा गया है? स्मॉल। A कैपिटल, L स्मॉल। ओके। And some symbols derived from the first and the third letter of the name of the element। अब क्या हुए? कई सारे जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं वो क्या हुए?
फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड लेटर से डिराइव्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या हुआ, एम और जी को लिया गया, यहाँ पे ए को छोड़ दिया गया है और क्या लिया गया है, एम और जी, यानी कि फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर। जिंक हो गया, जिंक का सिंबल क्या है, Zn, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड। एंड मैंगनीज हो गया, मैंगनीज, मैंगनीज का भी क्या लिया गया, फर्स्ट एंड थर्ड। But there are certain symbols which seem to have no relationship to their name. But the symbol of these following elements are derived from their Latin name. ऐसे भी कुछ सिम्बल्स हैं जिनका क्या है, सिंबल अलग ही अलग है, यानी कि उनके एलिमेंट से उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम। अब ये जो पोटेशियम है इसका सिंबल क्या है, के है। अब पोटेशियम में तो ऐसा कोई लेटर नहीं है कि सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। तो सोडियम में भी तो कहीं Na नहीं है, पोटेशियम में भी कहीं K नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट्स क्या हुए हैं, इनके लैटिन नेम से डिराइव्ड हुए हैं। अब चलिए हम जानते हैं लैटिन नेम क्या होता है। अब चलिए हम जानते हैं लैटिन नेम क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, because the Latin name of potassium is कैलियम, कैलियम, कैलियम से डिराइव्ड हुआ है K सिंबल्स, बिकॉज पोटेशियम में कहीं K नहीं है और इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम। तो कैलियम से क्या आया हुआ है, K। तो पोटेशियम का सिंबल क्या हो गया, K। सोडियम, सोडियम का क्या है, Na, बिकॉज इसका लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन का क्या हो गया सिंबल, Fe। अब आयरन में भी तो कहीं Fe नहीं है, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरम। कॉपर, जैसे कॉपर का सिंबल क्या है, Cu, लेकिन कॉपर में तो C है लेकिन U नहीं है, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज कॉपरम। एंड 5 पे आ गया सिल्वर, सिल्वर का क्या है सिंबल, Ag, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ सिंबल इज अर्जेंटम। अर्जेंटम। नेक्स्ट आ गया टीन, टीन का सिंबल क्या है, Sn, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ टीन इज स्टेनम। और नेक्स्ट आ गया एंटीमोनी, एंटीमोनी का सिंबल क्या है, Sb, इससे भी इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ एंटीमोनी इज स्टीवियम। स्टीवियम। नेक्स्ट आ गया गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज ऑरम। और 2-3 है उसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि क्या हो गया टंगस्टन,
टंगस्टन। टंगस्टन का क्या है सिंबल W है, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ टंगस्टन इज वोल्फ्राम। वोल्फ्राम। नेक्स्ट आ गया हमारा लीड। लीड का क्या है सिंबल Pb, बिकॉज द लैटिन नेम ऑफ लीड इज प्लम्बम। प्लम्बम। तो ये क्या है इनके लैटिन नेम है। अब लैटिन नेम कहाँ से आते हैं, चलिए अब हम जानते हैं लैटिन नेम कहाँ से आते हैं। अब ये जो जितने भी लैटिन नेम्स हमने देखे ये कहाँ से आते हैं, ये IUPAC इनको देते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शुद्ध और व्यवहारिक के अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म लिखती हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है। एक छोटा सा हम कंसेप्ट जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड डील्स mainly with the reaction carried out time to time. In 18th century, chemists made several experiments and observed that all the chemical reaction always take place in according to certain laws. जैसे कि जो रसायन विज्ञान है वो क्या है, एक प्रायोगिक विज्ञान है और समय समय पर की जाने वाली प्रतिक्रिया से संबंधित है। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्री ने कई प्रयोग किए और देखा कि जो सभी केमिकल रिएक्शन है क्या है, कुछ नियमों के अनुसार होती है, जिसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन का मतलब होता है कि जो सभी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, कुछ नियमों के अनुसार होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 3 लॉ होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। आपको इस कांस्टेंट की जगह हटाकर आप सिर्फ डेफिनिट यूज़ कर सकते हैं। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, दोनों एक ही होता है। एंड थर्ड होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि बहुअनुपात का नियम। And here our video ends and we'll do more thing about this chapter in the next video. Thank you.